Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are in good health. Dear students, parts of speech में जो सबसे अहम टॉपिक हमारे पास आज मौजूद है वो है verb. Verb is the most important and basic element of English language. I can categorically say that there is no sentence without verb. कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं मिलता कि जिसमें वर्ब अपनी किसी भी कंडीशन के अंदर मौजूद ना हो. यू कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, यू कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, बट देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब. कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है कि जिसमें वर्ब ना आ रहा हो. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब वर्ब क्या होता है, इसकी कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, इसको आज के हम अपने टॉपिक के अंदर डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस and forming the main part of the predicate of a sentence is called a verb. कि वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन को या किसी हालत को डिस्क्राइब करता है और ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है उसको कंप्लीट करता है. सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट क्या होता है, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड मालूमात दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो प्रेडिकेट के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वो वर्ब है. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि गो, राइट, रीड एटसेट्रा. अब कुछ सेंटेंसेस के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्ब क्या होते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है ही प्लेड क्रिकेट. तो क्रिकेट इज अ वर्ब and it is an action word. He is laughing. Laugh is also a verb. ये एक स्टेट को, एक हालत को जाहिर कर रहा है. नेक्स्ट है it rained yesterday. Rained is also a verb, लेकिन ये अकरेंस को शो कर रहा है. I write a letter. Write is also an action verb. He appears satisfied. Appears is also a verb. It snowed a lot that winter. Snowed is also a verb. अब हम पढ़ते हैं कि verbs की kinds कौन कौन सी होती हैं. The first one is main verbs. Second one is linking verbs. Number 3 is auxiliary verbs. And the number 4 is modal verbs. अब हम इन काइंड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं इनकी डिफरेंट काइंड्स के अंदर. वर्ब की जो फर्स्ट काइंड वो हमारे पास आ रही है वो है मेन वर्ब्स. अब मेन वर्ब्स क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि मेन वर्ब्स हैव मीनिंग्स रिलेटेड टू एक्शंस, इवेंट्स एंड स्टेट्स. मोस्ट वर्ब्स इन इंग्लिश आर मेन वर्ब्स. कहते हैं ज़्यादातर जो इंग्लिश के अंदर वर्ब आते हैं ना वो एक्शन वर्ब भी होती हैं, मेन वर्ब भी होते हैं. इनके मेन वर्ब के अंदर आपको कोई एक्शन नज़र आएगा, कोई काम नज़र आएगा, कोई इवेंट नज़र आएगा, कोई स्टेट ऑफ माइंड नज़र आएगी आपको. एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं. वी वेंट होम स्ट्रेट आफ्टर द स्नो. तो यहाँ पर वेंट जो कि गो की सेकंड फॉर्म है, ये एक एक्शन वर्ब है. सेकंड है कि इट स्नोड अ लॉट दैट विंटर. तो यहाँ पर स्नोड एक इवेंट को शो किया जा रहा है. और नंबर 3 पे है कि ही इज़ लाफिंग. Laughing is also a verb. So dear students, अब हम देखते हैं कि मेन वर्ब्स को फर्दर किन किन काइंड्स के अंदर डिवाइड किया गया है. द मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब्स. हम पहले ही डिस्कस इसको कर चुके हैं. फिर कहता है कि मेन वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ब्स जो होते हैं हैव डिफरेंट काइंड्स. उसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं, पहले पे हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब और नंबर 8 पे आता है कॉजेटिव वर्ब.
तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? कहता है द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट सेंस. The object gives the answer of what and how. The most important thing about transitive verb is that ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता हो या मौजूद हो. ये दो कंडीशन उसके लिए लाजमी है कि या तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो या ऑब्जेक्ट लाजमी तौर पर उसके आने की स्पेस मौजूद हो. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद हमें क्या या किसे का जवाब देता है. किसका जवाब देता है? क्या या किसे का जवाब. तो वो लफ्ज़ जो हमें क्या या किसे का जवाब देते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट होते हैं. तो अगर वर्ब को पढ़कर आपके जहन में क्या या किसे का सवाल पैदा हो रहा है तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है. मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ कि द बॉय राइट्स, लड़का लिखता है. अब जब भी हम लाइन पढ़ते हैं कि लड़का लिखता है तो हमारे जहन में सवाल आता है कि क्या लिखता है. तो क्या का आंसर क्या है? अ लेटर. तो अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है. तो जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो इसका मतलब है कि राइट्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है. फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, रिंग द बेल आयशा. अब जब हम रिंग का वर्ड पढ़ते हैं तो हमारे जहन में क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएगा कि क्या रिंग करना है. ठीक है, तो उस क्या का आंसर हमें बेल दे रही है. ठीक है, तो इसका मतलब कि रिंग इज आल्सो ए ट्रांजिटिव वर्ब. कहते सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं जो कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी ले रहे होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में मौजूद है, आई गेव हिम आ पेन. सेकेंड सेंटेंस है कि मिस्टर अली टीच अस उर्दू. ठीक है, अब दोनों ही सवाल हमारे जहन में पैदा हो रहे थे कि क्या और किसे. ठीक है, मिस्टर अली पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं. तो इन दोनों चीज़ों का जवाब हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर मौजूद है. तो अस और उर्दू ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हुए और टीच हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. इसके बारे में जो नेक्स्ट हमें एक रूल दिया गया कि सम वर्ब्स आर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव एट द सेम टाइम, कि कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो कि एट द सेम टाइम ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल के अंदर देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई. बात कंप्लीट होगी, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ना भी आए तो बात कंप्लीट हो रही है. ठीक है, अब यही वर्ब अगले सेंटेंस में आ रहा है कि ही इज़ फ्लाइंग, वो उड़ा रहा है. अब ऑटोमेटिकली हमारे जहन में क्वेश्चन आ रहा कि क्या उड़ा रहा है. तो उसका आंसर हमें आ काइट दे रही है. ठीक है, तो यहाँ पर फ्लाइंग एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गई. पहले सेंटेंस में एक इनट्रांजिटिव वर्ब थी. सेकेंड जो इसके बारे में एग्जाम्पल है वो क्या है? द बस स्टॉप्ड. ठीक है, द बस स्टॉप. यहाँ पर स्टॉप एक इनट्रांजिटिव वर्ब है और अगले ही सेंटेंस में जब ये सेंटेंस गया कि ही स्टॉप्ड, उसने रोका. क्या रोका? द बस. तो यहाँ पर स्टॉप्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है. इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं, द वर्ब्स विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट सेंस. इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसके बाद ना तो ऑब्जेक्ट आ रहा हो और ना ही ऑब्जेक्ट आ सकता हो. जैसे असलम रन्स, असलम भागता है. ठीक है, अब हमारे जहन में क्या या किसे का सवाल पैदा नहीं हुआ, बल्कि सवाल ये पैदा हो सकता है कि असलम कैसे भागता है, असलम कहाँ भागता है, असलम कब भागता है. ठीक है, लेकिन ये सवाल नहीं आया कि असलम क्या भागता है या असलम किसे भागता है. ठीक है, तो इसका मतलब कि ना तो आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है और ना ही ऑब्जेक्ट आ सकता है. बात की सेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गई है विदाउट ऑब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस है द सन राइजेस. बात कंप्लीट हो गई है, ना तो आगे ऑब्जेक्ट है ना आ सकता है. तो यहाँ पर राइजेस एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगा. बेबी फेल डाउन, इट इज आल्सो अ इनट्रांजिटिव वर्ब. ही हैज स्लेप्ट, स्लेप्ट इज आल्सो एन इनट्रांजिटिव वर्ब. क्योंकि बात की सेंस कंप्लीट हो गई, आगे इसका ना तो ऑब्जेक्ट है ना आ सकता है. ओके, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट वर्ब के बारे में. इनकम्प्लीट वर्ब क्या होते हैं? द वर्ब्स विच टेक मोर वर्ड्स अदर देन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब. दे आर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. कि वो वर्ब्स
जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा डिफरेंट वर्ड्स लेते हैं अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकते हैं। इनकम्प्लीट में कैसे आ रहे हैं देखते हैं। शी बिकेम एक इनकम्प्लीट वर्ब है, कंप्लीट जब हम करेंगे कि शी बिकेम हैप्पी। नंबर 2 है दे फाउंड हिम, तो इसको हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं कि दे फाउंड हिम सैड। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं रेगुलर वर्ब हैज ईडी एंडिंग, एग्जाम्पल ग्रेशिया अटेन से अटेंड। अ रेगुलर वर्ब हैज ईडी एंडिंग, कि जब हम रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी कि उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, तो हम उसके साथ ईडी ऐड करते हैं। ठीक है, जिसके साथ तो ईडी ऐड करने से उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती हो, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती हो, तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, बट एन इरेगुलर वर्ब डज नॉट हैव ईडी एंडिंग, एग्जाम्पल या ग्रेशिया, जैसे कि हमारे पास मौजूद है बाय से बॉट। इनके इरेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं कि जिनको अपना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी के वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि किसी और पैटर्न की ज़रूरत होती है, तो हम ऐसे वर्ब को इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि बाय की सेकंड फॉर्म हमने क्या बनाई, बॉट। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर के बारे में हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है ऐड, तो ऐड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एडिड, और थर्ड फॉर्म भी एडिड। अराइव से अराइव्ड, अराइव्ड। एग्री से एग्रीड और एग्रीड। इसी तरह आस्क से आस्क्ड और आस्क्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ईडी वर्ड्स को यूज़ किया और उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दी, तो ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जैसे कम, केम, कम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, डिग, डग, डक, बाय, बॉट, बॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका पैटर्न सब में चेंज आया है, इसलिए हम इनको इरेगुलर वर्ब्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब भी जो पर हम पढ़ के आए हैं ना, पैटर्न जो रूल हमने पढ़ा, उसी रूल के मुताबिक इनका भी डिफरेंस हम करेंगे। कहते हैं अ वीक वर्ब हैज ईडी एंडिंग, फॉर एग्जांपल अटेन से अटेंड, बट अ स्ट्रॉन्ग वर्ब डज नॉट हैव ईडी एंडिंग, फॉर एग्जांपल बाय से बॉट। यानी कि जिन वर्ब के साथ हम ईडी लगाते हैं वो वीक वर्ब कहलाते हैं, और जिनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है उनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं वीक वर्ब्स की, एड, एडिड, एडिड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो ये ईडी जिनके साथ लगा और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनी, ये हमारे वीक वर्ब कहलाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे रेगुलर वर्ब हमारे वीक वर्ब कहलाते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग वर्ब है कम, केम, कम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, डिग, डग, डग, बाय, बॉट, बॉट। तो इनका पैटर्न चेंज है, ईडी के बजाय हमने वर्ड्स को चेंज किया, तो ऐसे वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे इसकी जो काइंड आ रही है वो है कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? द कॉजिटिव वर्ब शोज दैट somebody or something is indirectly responsible for an action. The most common causative verbs are make, get, have, let. कॉजिटिव वर्ब्स को मैं इसको बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान करता हूँ कि कॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जब हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हम अपना काम किसी से करवा रहे होते हैं, जब एक एक्शन को आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि कोई और जिम्मेदार है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉजिटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं। कॉजिटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? मेक है, गेट है, हैव और लेट है। इनको यूज़ करने के भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक इनको डिटेल के साथ डिस्कस करना नहीं है, बल्कि आपको जस्ट समझाना है कि कॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो कहता है अहमद लेट मी ड्राइव हिज न्यू कार। ठीक है। नंबर 2 है आई मेड द कॉबलर मेंड माई शूज। नंबर 3 है आई हैड द मैकेनिक चेक द ब्रेक्स। नंबर 4 है वी कुड नॉट गेट हिम टू साइन द एग्रीमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने काम या किसी ने अपना काम हमसे करवाया या हमने अपना काम किसी से करवाया, तो ऐसी कंडीशन में हम पॉजिटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब था यानी कि जो हमारा एक्शन वर्ब था उससे रिलेटेड जो इसकी काइंड्स थे उनको हमने यहाँ पर मुख्तसरन गो थ्रू किया है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, as you know कि we have already started the topic of parts of speech। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आज हम अपने वर्ब के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, फिर उसमें सबसे पहले हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा, मेन वर्ब्स की डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ा। आज उसकी सेकंड जो काइंड है वो है लिंकिंग वर्ब के बारे में। ये क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन बट कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब टू गिव मोर इंफॉर्मेशन। A verb such as a form of be or seem that join the subject of a sentence to a complement is called linking verb। कि लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन को जाहिर नहीं करते बल्कि वो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, वो अगले सेंटेंस के साथ हमें कनेक्ट करते हैं, वो वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लुक है, फील है, स्मेल, प्रूव, रिजेंबल, अपीयर। अब ये वर्ड्स के ऊपर गौर करें, है तो ये वर्ब ये कोई एक्शन नहीं करे, कोई काम नहीं करे, बल्कि हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला सेंटेंस है साइमा लुक्स हैप्पी। अब देखिए लुक की फॉर्म भी बन रही है, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लेकिन ये यहाँ पर एज अ लिंकिंग फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ, लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं कर रहा बल्कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दीज रोजेस टर्न्ड ग्रीन। इसी तरह से द फिश स्मेल्स बैड, सिमिलरली द चॉकलेट टेस्ट्स गुड। अब ये सारे अंडरलाइन जो वर्ड थे ये हैं तो सारे वर्ब, इनकी फॉर्म्स भी बनती हैं, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, हमें जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसे वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जानते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये कहता है हेल्पिंग वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स that help the main verb in a sentence by extending the meaning of the verb। ये वो verbs होते हैं जिनको हम कह सकते हैं verbs of existence, जो existence को show करते हैं। ये कौन कौन से words हो सकते हैं, जैसे कि do, does, did, will, shall, is, am, are, was, were, will be, shall be, has, have, had, may, might, can, could, must, would, should, ought to, और इस तरह से will और shall have etc। कीप इन माइंड कि इसमें कुछ वर्ड्स जो होंगे वो हमारे मॉडल वर्ब्स भी होंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है ये हम अपने मॉडल वर्ब्स के टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। कहता है यू मेक नेगेटिव सेंटेंस बाय एडिंग नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एंड वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय राइटिंग हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। कहता है कि आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के सेंटेंस को नेगेटिव भी बना सकते हैं, और आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को या इन्हीं एक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट पर लगा के आप इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं कि आई एम अ बॉय, तो देयर एम इज अ एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट अ बॉय, और इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा कि आप इसी एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पर ले आएंगे, एम आई अ बॉय। इसी तरह से ही इज अ टीचर, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही इज नॉट अ टीचर, और इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा कि इज ही अ टीचर। तो यहां पर इज क्या है, एक एक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से यू आर अ गर्ल, आर क्या है, एक एक्सिलरी वर्ब है। Similarly, you are not a girl, or are you a girl? We were friends. There the word were is an auxiliary verb or a helping verb. We were not friends, और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा कि were we friends? And the last sentence is I am a doctor. तो am क्या है, एक auxiliary verb है, अपनी existence को show कर रहा है।
इसी तरह से इसका नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट अ डॉक्टर, और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा एम आई अ डॉक्टर। ओके, वर्ब्स की काइंड्स के अंदर जो हमारे पास काइंड नंबर 4 आती है वो क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Modal verbs are those helping verbs which help to express the mood or manner in which the action is done. The modal verbs can, could, may, might, must, ought to, and should modify the meaning of the main verb. कि ये वो अल्फाज होते हैं जो काम के मैनर को शो करते हैं, काम के मूड को शो करते हैं, ठीक है। उस काम के अंदर अपने स्ट्रेस देने के लिए कि काम कितना ज़रूरी है, ठीक है, कितना ज़रूरी नहीं है, क्या वो ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए हम मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, और फिर हमने इसको एग्जांपल्स के ज़रिए भी क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे कि फर्स्ट पर है हमारे पास कैन और कुड। अब कैन और कुड जो हैं ये एबिलिटी और इनएबिलिटी को शो करते हैं, किसी काम की सलाहियत को या उसकी नाकाबिलियत को जाहिर करने वाले अल्फाज होते हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस मौजूद है कि दे कैन अटेम्प्ट द पेपर विद इन 3 आवर्स, कि वो 3 घंटों में अपना पेपर मुकम्मल कर सकता है, इसकी एबिलिटी है। अगर यही चीज़ पास्ट के अंदर होगी तो हम कैन की जगह पर कुड का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे कि वो ये काम कर सकता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल वर्ब है वो है शुड। अब शुड का फंक्शन क्या होता है, शुड कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम सजेशंस के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुड का मतलब वैसे होता है चाहिए, ठीक है। इसको हम जो हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, अखलाकी फ़राइज़ होते हैं, वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है कि आई थिंक वी शुड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंगू फीवर, कि मेरा ख्याल है कि हमें डेंगू फीवर के ख़िलाफ़ जो है वो हिफाजती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है लाजमी। तो इसका फंक्शन क्या होता है एज अ मॉडल वर्ब, कि ये काम की नेसेसिटी को शो करता है या उसकी प्रोहिबिशन को शो करता है। काम ज़रूरी होना या किसी को काम को मना करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मना करने के लिए हम मस्ट नोट कर देंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि वी मस्ट लीव फॉर द रेलवे स्टेशन। काम की नेसेसिटी जाहिर की जा रही है कि हमें लाजमी तौर पर रेलवे स्टेशन के लिए जो है वो लीव करना चाहिए, रवाना होना चाहिए। नेक्स्ट है मे के क्या क्या यूजेस होते हैं, ये प्रेयर के लिए, दुआ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ के मुमकिन होने को, और इसी तरह से मे जो है हम परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस हमारे पास मौजूद है अली इज़ लेट, ही मे हैव मिस्ड द लेक्चर। नेक्स्ट वर्ड है माइट। अब मे की जो सेकंड फॉर्म, जो पास्ट फॉर्म होती है वो माइट होती है, तो इसका भी फंक्शन तकरीबन वैसा ही होता है कि ये पॉसिबिलिटी को शो करता है या किसी काम की सजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, सेंटेंस है यू माइट फाइंड साइमा इन द पार्टी बट आई डाउट इट। तो यहाँ पर माइट को जो है इसका फंक्शन क्या है कि वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है विल। विल हैबिट को शो करने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। शी विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। अब वुड जो है वो डिज़ायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सम टाइम रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा भी इसका फंक्शन होता है, हम परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, इसकी विश है, उसकी डिज़ायर है। नेक्स्ट है शेल। शेल को हम सजेशन के लिए और प्रॉमिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू शेल हैव अ हॉलीडे टुमारो। और नेक्स्ट है ought to। ought to जो है ये भी ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर सजेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ought to बेसिकली ये रिलीजियस जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर होता है। सेंटेंस हमारे पास मौजूद है चिल्ड्रन ought to help their parents as much as possible। तो यहाँ पर आपने देखा कि मॉडल वर्ब्स के अंदर कौन कौन से अल्फाज होते हैं, उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और उनको फिर हमने एग्जांपल्स के ज़रिए क्लैरिफाई करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब और उसकी जो काइंड्स का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब वर्ब से रिलेटेड 1 से 2 कॉन्सेप्ट और भी हैं, वो भी हम यहाँ पर जो है क्लियर करते हैं। वो क्या है, एक जेरेंड है और दूसरा है इन्फिनिटिव।
अब जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, हम इनको भी यहां पर पढ़ते हैं। कहता है जेरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन ing and is partially a verb and partially a noun। कि जेरेंड जो होता है इट इज़ फर्स्ट फॉर्म विद ing, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ing लगाते हैं तो उसको हम जेरेंड कहते हैं, लेकिन वो सेंटेंस के अंदर एक नाउन का काम करता है या सम टाइम वो एक वर्ब का भी काम प्ले कर रहा होता है। सेंटेंस हमारे पास मौजूद है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब स्मोक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने ing लगाया, यानी कि तंबाकू नोशी। ठीक है, तंबाकू नोशी अब एक नाउन बन गया। ठीक है, ये एक नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर स्मोकिंग को हम कहेंगे कि इट इज़ अ जेरेंड। अब यही स्मोकिंग अगर एज अ वर्ब काम कर रहा होता तो फिर हमने इसको कहना था कि इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, वी फेल्ट द प्लान शेकिंग इन द स्टॉर्म। तो शेक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ing लगाया, तो शेकिंग यानी कि लर्जना, लर्जा, ये क्या है, ये एक जेरेंड कहलाएगा। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, तो यहाँ पर स्मोकिंग अगेन एक जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ। और लास्ट है कि आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, तो यहाँ पर गेट एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, इसके साथ हमने ing लगाया और ये एक एज अ नाउन या पार्शली या वर्ब काम कर रहा है, जिसको हम जेरेंड कहेंगे। अब जेरेंड के बाद जो टॉपिक आता है वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? द वर्ब इन्फिनेटिव इज अ काइंड ऑफ नाउन बट इट आल्सो हैज द फीचर ऑफ द वर्ब। अब इसके बारे में नोट क्या है कि द वर्ड टू इज यूज्ड विद द इन्फिनेटिव, हाउएवर टू इज नॉट यूज्ड विद सर्टेन वर्ब्स सच एज बिड, bear, see, need, dare, hear, make और let। इन्फिनेटिव बेसिकली क्या होता है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। या आप यूं समझ सकते हैं कि जब एक ही सेंटेंस के अंदर सेकंड टाइम जो वर्ब आ रहा होता है, चाहे वो टू के साथ आए या वो टू के बगैर आए, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर वो टू के बगैर आए फिर हम इसको बेयर इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद। अब टू गो ये क्या है? ये एक इन्फिनेटिव है। सेकेंड सेंटेंस में ही मेड द पीपल वर्क, तो वर्क क्या है? इन्फिनेटिव है, हालांकि ये टू के बगैर आया है। इसी को इसने एक्सप्लेन किया कि सम टाइम टू इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ए। एग्जाम्पल ए के अंदर हमने टू इस्तेमाल किया था, लेकिन कहते हैं सम टाइम्स इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल बी। हमने एग्जाम्पल बी के अंदर भी इन्फिनेटिव यूज़ किया जो कि टू के बगैर था, तो जो टू के बगैर इन्फिनेटिव होता है उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी अल्फाज हैं वो इन्हीं 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पास मौजूद हैं वो इन्हीं का हिस्सा होते हैं। अगर आप इनकी डेफिनेशंस को, इनकी जो पहचान है, इसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें तो समझ लें कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज का 20% जो पोर्शन है वो आपने कवर कर लिया। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से सुना होगा और समझा भी होगा, देन आपने इसकी एप्लीकेशन भी की होगी। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि नॉलेज सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का नाम नहीं है, बल्कि नॉलेज एप्लीकेशन का नाम है कि आप अपने नॉलेज को एप्लीकेशन के सूरत में किस तरह से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव और जेरेंड का टॉपिक भी कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ हमारा जो वर्ब का एक कंप्लीट टॉपिक था वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।